नमस्कार दोस्तों। शुरू करते हैं आज की जो वीडियो है प्रवास को लेकर। सेकंड ग्रेड का टॉपिक है। इसमें प्रश्न बनने की संभावना है कि आप पूरी है। प्रश्न भी एकदम सरल और इजी आएगा कि भाई प्रवास कैसा होता है, प्रवास के प्रकार कितने हैं, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, प्रभावी कारक कौन से हैं, प्रेरित कारक कौन से हैं, इनके उदाहरण पूछ लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो जो वीडियो है वो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर इस चैनल पर कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक डाल रखे हैं, वो आप ज़रूर देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में। चलिए शुरू करते हैं। जो मानव प्रवास है वो गतिशीलता का ही एक रूप है। ये देखो, ये लाइन है, जो मानव प्रकाश क्या है, गतिशीलता का एक रूप है। फिर भी यह गतिशीलता कई दूसरे रूपों से अलग है। ठीक है, हमने बहुत सारे दूसरे शब्दों जैसे परिसंचरण, अन्यत्रवास, ऋतु प्रवास को परिभाषित किया है। हम आगे देखेंगे ये शब्द। ठीक है, अब इसमें तो ये थी एक लाइन की प्रवास क्या है, गतिशीलता का एक रूप है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, वही बात करेंगे। पीडीएफ तो बहुत बड़ा है। अब देखो इसमें जो है कि भाई प्रवास जो है उसकी गतिशीलता क्या है। ठीक है, परिभाषा भी नहीं आएगी, तो प्रवास की जो गतिशीलता है उसके आधार पर इसको जो 3 श्रेणियां हैं उनमें जो परिभाषा है वो देख लेते हैं। तो पहली है परिसंचरण। इसका अर्थ हुआ कि यह कई प्रकार की गति सम्मिलित करता है जो सामान्यतः अल्पावधि, पुनरावृत्तीय, चक्रीय प्रकृति के हैं। इस प्रकार के भ्रमण गति की साधारण विशेषता यह है, यानी इस प्रकार के भ्रमण या इस प्रकार की गति का साधारण विशेषता क्या है कि इसमें स्थायी और लंबे समय तक निवास परिवर्तन का कोई घोषित इरादा नहीं होता। जैसे क्या, बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्कूल के लिए निकलते हैं, दोपहर में क्या करते हैं, दोपहर में दिवस देखभाल केंद्र में ठहरते हैं और संध्या को घर वापस आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सीधा सा एग्जाम्पल स्कूल का ले लो। इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो समझने लायक ऐसी नहीं है एग्जाम्पल की कि 20 बच्चा स्कूल जाता है और शाम को घर आ जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा हुआ, वो हुआ परिसंचरण। ठीक है, अब देखिए, यानी कि एक ही सर्किल के अंदर, जैसे अपना शरीर में जो ब्लड सर्कुलेट करता है, परिसंचरण करता है, वैसे ही हार्ट से निकलेगा और पूरे बॉडी में जाके वापस हार्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अन्यत्रवास क्या होता है। अन्यत्रवास जो है वो है, यह किसी व्यक्ति के अपने निवास से कार्य स्थान तक की गति तथा रोज़ वापस आने की क्रिया को बताता है। जैसे मैं ऑफिस गया, जयपुर से मान लो दुद्दू गया, या फिर मान लो दिल्ली से नई दिल्ली गया, पुरानी दिल्ली गया, राजेंद्र नगर गया। ठीक है, ऐसे तो वहाँ से वापस भी आऊँगा शाम को, तो ये क्या है, अन्यत्रवास हो गया। ठीक है, अब देखिए ऋतु प्रवास की बात करें तो ऋतु प्रवास क्या है, यह लोगों के पहाड़ियों पर अपनी ऋतुओं की, जैसे देखो सर्दी कम होगी तो पहाड़ों पर चले जाएंगे पशुओं को लेकर, सर्दी बढ़ेगी तो यहाँ बर्फ़ जमेगी तो ये लोग वापस नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, जैसे 5 महीने 2 महीने ये ऋतु प्रवास होता है। ठीक है, अब बात करें अगले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में, जो है जैसे हिमाचल प्रदेश के गद्दी तथा जम्मू और कश्मीर के बकरवाल समुदाय के लोग ये ऋतु प्रवास करते हैं। तो 4 नंबर है वो है आंतरिक विस्थापित लोग। ये वैसे व्यक्ति या समूह होते हैं, कौन से व्यक्ति जो विवश होकर अपने घर को छोड़ते हैं, जैसे ताकि वे सशक्त संघर्ष और हिंसा और मानव अधिकारों का हनन, आपदा से बच सकें। जैसे मान लो कहीं कोई उपद्रव हो गया बहुसंख्यक होगा, तो जो अल्पसंख्यक है वो वहाँ से प्रवास कर जाएंगे। ठीक है, दूसरी जगह चले जाएंगे। तो आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे यूक्रेन में रूस ने हमला कर दिया, उसके बाद वहाँ क्या हुआ, जो इंडियंस है वो आ गए वहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, और इसमें एक उदाहरण अच्छा दे भी रखा है, कौन सा, भारत में जो कश्मीर पंडित हैं उनका उदाहरण यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए जो शरणार्थी होते हैं वो कौन है। शरणार्थी वो होते हैं जो प्रजाति, धर्म, राष्ट्रीयता या किसी खास समूह की सदस्यता या राजनीतिक विचार के कारण उत्पीड़न होने से बचने के लिए अपने राष्ट्र से बाहर आ जाते हैं और वापस जाने में असमर्थ हैं तथा इच्छुक नहीं हैं। ठीक है, जैसे तिब्बती, बांग्लादेश के चकमा, श्रीलंका के तमिल भारत के विभिन्न भागों में रहते हैं। ठीक है, यानी तिब्बत के लोग भारत में आ गए क्योंकि वहाँ से उनको चीन परेशान कर रहा है,
और या फिर यहाँ कोई जाति है जो इनके साथ भेदभाव कर रही है या कोई शोषण कर रही है, ठीक है, इस कारण ये उत्पीड़ित होते हैं और उस उत्पीड़न से बचने के लिए जो प्रवास करके चले जाते हैं उस स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है। जैसे बांग्लादेश के चकमा, श्रीलंका में तमिल है और भारत के जो विभिन्न भागों में रहते हैं, ये इनके उदाहरण है, ठीक है। जैसे दलाई लामा भारत में रहता है, ठीक है। अब देखिए जो आगे वाला जो यूनिट है उसमें जो है ना प्रवास के प्रकार बताए गए हैं। प्रवास के प्रकार कौन से हैं वो है, देखिए, प्रवास अत्यावश्यक भी हो सकता है, जैसा स्वतंत्रता पूर्वक भारत का है, तो जैसे भारत है और ये पाकिस्तान है, ठीक है। विभाजन हुआ ना तो दोनों देशों से हिंदू इधर आए भारत और भारत से मुस्लिम पाकिस्तान गए। लेकिन बात क्या है, बात समझने की ये है कि यह स्थायी या अस्थायी हो सकता है, ठीक है। जैसे देखिए यह स्थायी या अस्थायी भी हो सकता है। उदाहरण स्वरूप हम सब स्थायी प्रवासी हैं, लेकिन बिहार से श्रमिकों का प्रवास जो पंजाब तथा हरियाणा की ओर कृषि क्षेत्र के कार्य के लिए आता है, जैसे बिहार और जो बिहार से श्रमिक आते हैं हरियाणा और पंजाब में, वो वहाँ पर जो खेती होती है गेहूँ चावल इनकी, तो उनमें रोज़गार प्राप्त करने के लिए आते हैं। इसीलिए आपको अनेक प्रकार के प्रवासों को समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखते हैं जो प्रवास है वो कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। बात करें उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर प्रवास की, तो वो 2 प्रकार के हैं, जैसे आप्रवासन या उत्प्रवासन। अब इनकी परिभाषा हम यहीं पर देख लेते हैं या फिर आगे देखेंगे, पहले सबको एक एक देख लेते हैं भी प्रकार कितने हैं, ठीक है। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर आप्रवासन या उत्प्रवासन, ठीक है। बात करें पसंद के आधार पर, तो अत्यावश्यक या ऐच्छिक, ये अपनी पसंद है कि भी मुझे जाना है, आवश्यक है या ऐच्छिक है, इच्छा पर डिपेंड करता है। उसके बाद है राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र, यानी आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, इस आधार पर भी 2 हो गई। बात करें अवधि के आधार पर, तो यहाँ पर जो है अस्थायी या ऋतुजनित होते हैं, ठीक है, या स्थायी होता है अवधि के आधार पर, यानी या तो होगा टेम्परेरी या होगा परमानेंटली। अब देखिए दूरी के आधार पर लघु, मध्यम और लंबी अवधि के, यानी दूरी के आधार पर छोटा प्रवास, बड़ा लंबा एकदम से 10 किलोमीटर है तो वो थोड़ा मध्यम मतलब प्रवास है, और लंबी दूरी जैसे दूसरी कंट्री के मतलब इंटरकॉन्टिनेंट हो गया, जैसे हो गया 2 देशों के मध्य हो गया, ठीक है, ये हो गया लंबी दूरी वाला। अब देखिए जो बात है नेक्स्ट में आगे आएगा इनकी डेफिनेशन, तो वो देखेंगे हम। पहले हम प्रवास की धारा और देख लेते हैं। धारा के आधार पर जैसे मतलब एक स्थान बोल दो इसको, ठीक है, स्थान, तो इसमें क्या होगा, ग्रामीण से ग्रामीण होगा या ग्रामीण से शहरी। जैसे एक गांव से हम दूसरे गांव रोजगार के लिए चले जाते हैं, प्रवास करने चले जाते हैं, दूसरे रहने के लिए चले जाते हैं। लेकिन एक वो भी होता है जैसे ये गांव है या फिर ये शहर है तो हम यहाँ पे भी चले जा सकते हैं। फिर क्या होगा, एक शहर से हम दूसरे शहर जा सकते हैं या एक शहर से हम एक गांव भी जा सकते हैं, ठीक है, ऐसा है। तो ये होते हैं 4 प्रकार के, गांव से गांव, गांव से शहरी, फिर शहर से शहर, फिर शहर से ग्रामीण, ठीक है, याद रखना। अब जो बात है वो बात करते हैं हम प्रवास के किसी विशेष घटना को अनेक आधार पर विभिन्न तरह से समझने के लिए वर्गीकृत किया गया है, यानी विभिन्न तरह से वर्गीकृत किया जाता है। इसे एक उदाहरण से समझें। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से श्रमिक जो है जो प्रवास करते हैं वो इसी आधार पर करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जो राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र के आधार पर यह आंतरिक प्रवास होता है। अवधि के आधार पर यह अवधि के आधार पर ये क्या होता है, ऋतुजनित प्रवास होता है। जैसे बिहार का आदमी एक सीज़न के लिए यहाँ पे आ गया राजस्थान में, जैसे ही बाजरे का उत्पादन हुआ, फसल कटाई हुई, ठीक है, वो वापस चला जाएगा, मतलब एक ऋतु उसको लग गई, 2-3 महीने लग गए, ठीक है। फिर आता दूरी के आधार पर, जैसे अब दूरी के आधार पर बिहार का आदमी राजस्थान आएगा तो कम से कम भी आपको पता है 1500-1600 किलोमीटर पड़ गया। उसके बाद आता है चुनाव के आधार पर, या ऐच्छिक भी है और अनैच्छिक भी, आना चाहेगा तो आएगा वरना नहीं आएगा, उसकी इच्छा भी डिपेंड करता है वो। तो ये एक ही उदाहरण से हम सारे प्रकार के प्रवास को समझ गए हैं, ठीक है। अब देखिए जो राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र के आधार पर प्रवास की घटना है उसको अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वर्गीकृत कर सकते हैं। यह स्थायी होता है, दूरी के आधार पर यह लंबी अवधि का होता है, और पसंद के आधार पर यह अत्यावश्यक होता है, ठीक है। अब देखिए चिंतित न हो अगर आपका उत्तर वही नहीं है जो हमारा है, यह वर्गीकरण और ज़्यादा स्पष्ट होंगे। अब देखिए इनकी परिभाषा आएंगी कि
उत्प्रवासन क्या होता है या आप्रवासन क्या होता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो उत्प्रवासन है उसकी परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। तो उत्प्रवासन की परिभाषा क्या है, देखिए उत्प्रवासन कोई व्यक्ति जो अपने राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में बसने के लिए जाता है, यानी ये इंडिया का व्यक्ति ईरान जाता है, मान लो ईरान जाता है, ठीक है, तो उसे प्रवासी कहते हैं। यानी ये जो इंडियन है ये यहाँ के लिए प्रवासी है। ठीक है, यानी ये प्रवासी है, जो जाता है ना वो प्रवासी होता है। एक व्यक्ति जब किसी राष्ट्र में निवास के लिए आता है जहाँ का वो मूल निवासी नहीं है, यानी ये ईरान के लिए मूल निवासी नहीं है, तो इनके लिए ये क्या होता है, आप्रवासी होता है। ठीक है, आप्रवासी होता है। देखिए ये रहा, जहाँ का मूल निवासी नहीं हो, जैसे कोई इंडिया आता है कोई ईरानी, तो यहाँ का मूल निवासी नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, आप्रवासी कहलाएगा हमारे लिए। इसे उदाहरण से समझें। उदाहरण स्वरूप यदि आप भारत से बाहर जाते हैं और यूएसए के लिए निवास करते हैं, तो आप भारत के लिए उत्प्रवासी हैं और यूएस के लिए आप्रवासी हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए बात करते हैं किसी के अपने राष्ट्र से बाहर जाने की प्रक्रिया को उत्प्रवासन तथा दूसरे देश में निवास करने के लिए जाने की प्रक्रिया को आप्रवासन कहलाती है। ठीक है, ये है क्रिया और वो है इंसानी प्रवृत्ति। कभी इंसान है ना अगर कहीं जाएगा ना तो वो प्रवासी कहलाएगा, और प्रक्रिया जो है वो प्रवासन कहलाती है। ठीक है, उत्प्रवासन तो वो होता है जो अपने देश से जाएगा। ठीक है, देखो किसी के अपने राष्ट्र से बाहर जाने की प्रक्रिया उत्प्रवासन कहलाती है। इसको अंडरलाइन कर लो, देखो ये वाली लाइन, फिर इसको याद कर लो। दूसरे देश में निवास के लिए जाने की प्रक्रिया आप्रवासन कहलाती है। अब देखिए अनिवार्य तथा ऐच्छिक प्रवास। अब देखिए अनिवार्य और ऐच्छिक प्रवास क्या होते हैं। लोग अपने पसंद से या दबाव में प्रवास करते हैं। जैसे हम भी जाते हैं कोचिंग या काम पर रोज़गार के लिए, तो घर वालों का दबाव होता है। ठीक है, जब एक बड़े समूह को सरकार की तरफ से सामान्यतः बलपूर्वक क्षेत्र से बाहर किया जाता है, जैसे यहाँ कोई बस्ती है, यहाँ कोई मॉल बनाना है मान लो गवर्नमेंट को, तो इस बस्ती वाले लोगों को पुश करेगी फोर्सली। ठीक है, बलपूर्वक। तो ये क्या है, अनिवार्य। इसे अनैच्छिक या बलकृत प्रवास कहते हैं। ठीक है, ये देखिए इसे अनैच्छिक या बलकृत प्रवास कहते हैं मूल जाति तथा धर्म के आधार पर, जबकि लोग अपनी पसंद से निवासी क्षेत्र से बाहर जाते हैं। ये लाइन देखिए, मूल जाति तथा धर्म के आधार पर, जबकि लोग अपनी पसंद से निवासी क्षेत्र से बाहर जाते हैं, इसे ऐच्छिक प्रवास कहते हैं। जैसे मैं यहाँ रहता हूँ और मैं अपनी इच्छा से मुंबई जा रहा हूँ, तो ये मेरा ऐच्छिक प्रवास है। ठीक है, ये ऐच्छिक प्रवास है, मेरे को कोई फोर्स नहीं कर रहा है। ठीक है, ये वाला प्रवास है। अब देखिए विश्व युद्ध के दौरान जो यहूदी लोग हैं ना, वो जर्मनी से प्रवास कर दिए गए, यानी जर्मनी ने यहूदियों को अपने देश से बाहर निकाल दिया, तो वो क्या है, बलकृत प्रवास का उदाहरण है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में डीपली क्वेश्चन बनेगा ना, टफ क्वेश्चन बनेगा प्रवास से, तो ये वाले एग्जाम्पल आपको सिद्ध तौर पर आपको देखने को मिलेंगे कि भाई विश्व युद्ध के दौरान यहूदी लोगों को जर्मनी से बाहर निकाल दिया गया। ये किस प्रवास का उदाहरण है, तो ये वाला है बलकृत प्रवास का उदाहरण। ठीक है, अब देखिए इंजीनियर डॉक्टर चिकित्सक का USA, कनाडा और पश्चिमी यूरोप जैसे देशों में जाना प्रवास क्या है, ये ऐच्छिक है। जैसे इंडिया से कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, मान लो ये जाते हैं उस देश में जाते हैं, तो उनका प्रवास ऐच्छिक है। वो पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन है तो ऐच्छिक ही, उनको कोई फोर्सली तो नहीं लेके जा रहा, या फिर इंडिया वाले उन्हें बाहर तो नहीं निकाल रहे कि भी आप तो USA जाओ, वहाँ पे डॉक्टरी करो। ठीक है, ये ऐच्छिक प्रवास होता है। अब देखिए नेक्स्ट जो आता है, अब आता है आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। देखिए इस प्रवास के अंतर्गत क्या होता है, जब लोग अपने राष्ट्र में भ्रमण करते हैं, ठीक है, उसे आंतरिक प्रवास कहते हैं। जैसे राजस्थान वाला पंजाब घूमने गया, वो प्रवास हो गया आंतरिक। जब प्रवास किसी राष्ट्र के सीमाएं बाहर होता है, जैसे हम थाईलैंड चले गए, तो वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो गया। ठीक है, उदाहरण स्वरूप यदि व्यक्ति चेन्नई से मुंबई की ओर प्रवासित होता है तो ये आंतरिक प्रवास है। लेकिन दूसरी तरफ कोई
व्यक्ति चेन्नई से सिंगापुर प्रवासित होता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है। ठीक है, चलिए चलते हैं चौथी तरफ की तरफ। जो चौथा है वो है ऋतुजनित या अस्थायी या स्थायी। प्रवास की प्रक्रिया एक दिए गए समय अवधि के लिए ऋतुजनित होती है या अस्थायी प्रवास होती है। जैसे बिहार और झारखंड के जो लोग हैं वो उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से श्रमिक का भारत, जैसे बिहार और झारखंड के जो लोग हैं श्रमिक है वो क्या है भारत के दूसरे राज्यों में जाते हैं। ठीक है, विभिन्न भागों में प्रवास करते हैं, उसे ऋतुनिष्ठ प्रवास का उदाहरण माना जाता है, यानी वो ऋतुजन्य प्रवास है। ठीक है, अब देखिए अल्पकालिक और मध्यकालिक और दीर्घकालिक ये तीन और प्रवास हैं। ये वर्गीकरण दूरी के आधार पर किया गया है। नीचे भारत की जनगणना द्वारा दिया गया वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। यह केवल दूरी से नहीं बल्कि कुछ प्रशासनिक न्यायिक क्षेत्रों से संबंधित है जहाँ वास्तविक दूरी इसके वर्ग के लिए अनुसार प्रदर्शित नहीं होता। ये तो इतना खास नहीं है, फिर भी आप इसको देख लेना कि भी आपको मैं एक इम्पोर्टेंट धारा की तरफ ले चलता हूँ, ये भी आपको मैंने बता दिया। अब देखिए कारकों की तरफ चलते हैं। जो कारक हैं प्रवास को प्रभावित करते हैं, ये कारक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रेरित और एक होता है प्रभावी। ठीक है, तो प्रेरित कारक कौन से होते हैं? प्रेरित कारक वो होते हैं जो व्यक्ति को निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करते हैं, ये प्रेरित होते हैं। और प्रभावी कारक होते हैं जो व्यक्ति को गंतव्य स्थान की ओर आकर्षित करते हैं। जैसे ये अमेरिका है, देखिए ये अमेरिका है, ठीक है, ये भारत है। इसके लिए प्रेरित कारक तो हो गया, देखिए जैसे कौन सा, बेरोजगारी। इस बेरोजगारी ने इसको प्रेरित किया कि भाई कमाना पड़ेगा, यहाँ इंडिया में तो रोज़गार नहीं है और यहाँ रोज़गार है, मतलब यहाँ हर क्षेत्र में रोज़गार है। तो ये आकर्षक कर रहे हैं, इसको आकर्षित कर रहे हैं कि हाँ भैया हमारे पास आ, हम तेरे को अच्छा काम देंगे। ठीक है, ये हो गया प्रभावी कारक। ठीक है, जो व्यक्ति को आकर्षित करे। तो यूएसए प्रभावी कारक है और प्रेरित कारक भारत है। ठीक है, अब इसके कुछ छोटे छोटे उदाहरण देख लेते हैं। तो प्रेरित कारक में सबसे पहले आएगा रोजगार के अवसरों में कमी, जनसंख्या संसाधन असंतुलन, आर्थिक निर्धनता, भूमि अधिग्रहण। ठीक है, विकास परियोजनाओं जैसे उद्योग, सड़क, पुल, नहर, बांध इत्यादि के लिए अपूर्वान्वयी जलवायु, यानी जलवायु अनुकूल नहीं है। प्राकृतिक आपदा, संभावित क्षेत्र होता है, जैसे उत्तराखंड वाले कहाँ जाएंगे, राजस्थान में आ जाओ, यहाँ कोई भूकंप नहीं आता, पहाड़ भी नहीं है, नो लैंडफॉल भी नहीं होता। ठीक है, इसके बाद देखो विवाह, सामाजिक असुरक्षा, धार्मिक असहिष्णुता, नागरिक संघर्ष, अंतर नस्ली संघर्ष, राजनीतिक अशांति, युद्ध, आतंकवादी इत्यादि। ये जो हैं ये प्रेरित कारक हैं, ये जाने के लिए मजबूर करते हैं इंसान को दूसरे जगह। अब देखिए प्रभावी कारक कौन से हैं? प्रभावी कारक होते हैं जो आकर्षित करते हैं। तो बेहतर रोजगार के अवसर अमेरिका में है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन भी वहाँ मिलते हैं। ठीक है, फिर खोज भी होती है वहाँ नई नई। ठीक है, नए उद्योगों की स्थापना हो रही है वहाँ, पुराने भी हैं नए भी हैं, अधिक भत्ता मिलता है, आकर्षक यानी अच्छी लाइफस्टाइल है। ठीक है, फैशन है, आर्थिक उन्नति के अवसर मिलते हैं, शांतिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है वहाँ पर, और राजनीतिक और औद्योगिकरण वातावरण अच्छा है। ठीक है, ये होता है प्रभावी कारक। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो कहाँ है, इसमें कुछ इसमें भी नहीं है, एक पेज और था वो देखते हैं कहाँ पर है, वो है, ये भी नहीं है। एक मैप आएगा कि हाँ कब कब सबसे ज़्यादा प्रवासन हुआ, आपको मैं वो बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के स्थानिक प्रतिरूप, इस पर चर्चा करें तो सबसे अच्छी लाइन इसमें एक ही दे रखी है, अगर आई तो ठीक है, नहीं आई तो वैसे भी कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी नहीं है कुछ खास। ये देखिए एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है एक डेटा जो महत्वपूर्ण है, और है क्या, व्यापक अनुपात में प्रवास केवल 1820 से लेकर 1830
के दशक के बीच में हुआ, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये वाला आपको याद रखना है कि भाई 1820 से लेकर 1830 के बीच एक व्यापक प्रवास हुआ था, ठीक है। अब देखिए ये PDF में डाल दूंगा, आप देख लेना है तो, लेकिन हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक अप्रवासी तथा उत्प्रवासी वाले 10 राज्य या देश। पहला है UAE, ये संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। सर्वाधिक अप्रवासी वाले 10 देश, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है। फिर है रूसी संघ, फिर है जर्मनी। लेकिन भारत वाला क्या है, हम उत्प्रवासी हैं, हमारे लोग ज़्यादा जाते हैं, हमारे यहाँ आते नहीं हैं, हम जाते हैं किसी के पास। फिर मैक्सिको वाले जाते हैं, ठीक है। फिर आता है रूसी संघ, फिर चीन वाले। लेकिन हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है ये भी सर्वाधिक अप्रवासी सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, UAE में रहते हैं, रूस में रहते हैं और जर्मनी में, ठीक है। और सऊदी अरब में 5 नंबर पे, ठीक है। ये तो कुछ है जो आपको मोटा मोटी याद होने चाहिए। अब देखिए आप, अब तो कुछ नहीं बचा इसमें। यहाँ से कुछ देख लेना। प्रवास एक तरफा प्रक्रिया है, ठीक है। कुछ निश्चित कारक होते हैं जो व्यक्ति को अपने निवास स्थान या उत्पत्ति क्षेत्र को छोड़ने पर मजबूर करते हैं। उसी प्रकार कुछ कारक व्यक्ति को गंतव्य स्थान पर आकर्षित करते हैं। इन कारकों को पुश तथा आकर्षक पुल कारक कहते हैं। पुश कारक जो उसे धकेलते हैं दूसरे देश जाने के लिए, लेकिन पुल कारक क्या होते हैं, जो उसे खींचते हैं अपनी ओर, ठीक है। अमेरिका जैसे देश, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का प्रवास का कुछ डेफिनेशन, कुछ थ्योरी। तो आप इसमें देख लेना, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इसके ये उदाहरण ज़रूर देखना कि भी हाँ ये वाले इम्पोर्टेंट है, प्रभावी कारक और अप्रभावी कारक।